गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम राष्ट्रीय आय के 3 पहलू देख चुके हैं। प्रोडक्शन एस्पेक्ट यानी उत्पादन पहलू, इनकम एस्पेक्ट आय पहलू या इसे आप वितरण संबंधी पहलू भी मान सकते हैं। तीसरा है व्यय तथा वितरण पहलू। उत्पादन पहलू अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह या मूल्य वृद्धि को प्रकट करता है। और इनकम एस्पेक्ट मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में आय के सृजन को प्रकट करता है। जबकि जो व्यय या जिसे हम एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट कहें, ये उपभोग व्यय तथा निवेश व्यय के रूप में आय के व्यय को प्रकट करता है। विभिन्न अर्थशास्त्रों ने राष्ट्रीय आय को उसके तीनों पहलुओं अर्थात उत्पादन, आय तथा व्यय के रूप में मापने का प्रयत्न किया है। ऐसा करने के लिए उनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की संरचना तथा विकास के विभिन्न निर्धारकों जैसे उत्पादन, उपभोग, बचत या निवेश का उपयुक्त ज्ञान प्राप्त करना होगा। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय आय के माप की विधियाँ, कि हम राष्ट्रीय आय को कैसे मापें। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय आय के माप की मुख्य रूप से 3 विधियाँ हैं। आय विधि, जिसे आप इनकम मेथड कह सकते हैं, मूल्य बढ़ाव विधि, वैल्यू एडेड मेथड, और व्यय विधि, जिसे हम एक्सपेंडिचर मेथड भी कह सकते हैं। और आज का हमारा विषय रहेगा राष्ट्रीय आय के मापन की आय विधि। तो आज हम आय विधि पढ़ेंगे। इस विधि को वर्गीकृत कार्यों के अनुसार विधि या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड या साधन भुगतान विधि, फैक्टर पेमेंट मेथड भी हम कह सकते हैं। आय विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में उत्पादन के प्राथमिक साधनों, बच्चों उत्पादन के प्राथमिक साधन क्या होंगे? भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, सभी। इन सभी को उनकी उत्पादक सेवाओं के बदले में, उत्पादक सेवाओं का अर्थ क्या होगा? ये सभी प्राथमिक संसाधन या साधन जिनकी उत्पादक प्रक्रियाओं में या सेवाओं में लगे हैं, तो ये कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके बदले में उन्हें मजदूरी, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में किए गए भुगतान की गणना करके राष्ट्रीय आय का माप किया जाता है। इनकम मेथड is that method which measures national income from the side of payments made in the form of wages, rent, interest and profit to the primary factors of production. That means labor, land, capital and enterprises respectively for their productive services in an accounting year. अब यदि हम देखें तो देश के सामान्य निवासियों को दिए जाने वाले साधन भुगतानों के रूप में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए हम निम्नलिखित संगठनों यानी these are the major components of national income in terms of factor payments। हम अब ये समझेंगे कि जिन फैक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, जिन प्राथमिक साधनों की हमने बात की जो उत्पादन प्रक्रिया में संलग्न है, जैसे श्रम, पूंजी, भूमि तथा उद्यम, सभी किस रूप में आय प्राप्त कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम देख लें, इसे हम डिटेल में भी स्टडी करेंगे कि राष्ट्रीय आय किसका योग है? कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस सेकंड प्रचालन अधिशेष, जिसे ऑपरेटिंग सरप्लसेस भी कहा जाता है। तीसरा है स्वनियोजित की मिश्रित आय, और चौथा, इन सभी में यदि हम विदेशों से शुद्ध साधन आय को, आपको ध्यान होगा हमने जब डिफरेंट कंसेप्ट्स पढ़े थे तो आपको बताया था कि ये विदेशों से शुद्ध साधन आय को हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड कहते हैं। इसे भी ज्ञात करने का एक प्रोसीजर है। नाउ कम टू द प्रोसीजर ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम थ्रू इनकम मेथड। बच्चों, अब हमारी चर्चा का विषय जो आगे बढ़ रहा है उसमें हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आय विधि के द्वारा जब हमें राष्ट्रीय आय को ज्ञात करना है तो हमारा पहला कदम क्या हो। नाउ फर्स्ट स्टेप, कि पहला स्टेप आपका क्या हो, इसे हम देख रहे हैं। उत्पादक उद्योगों की पहचान। ये हमें क्यों करनी है उत्पादक उद्योगों की पहचान? क्योंकि हमें ये मालूम होना चाहिए कि आय का सृजन कौन से क्षेत्रों से हो रहा है। सो द फर्स्ट स्टेप,
उत्पादक उद्योगों की पहचान तथा वर्गीकरण। आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। हम क्या जानना चाह रहे हैं कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ की ये साधन जाकर कार्य करते हैं। ना द फर्स्ट इज प्राथमिक क्षेत्र। हम किसे बता रहे हैं पहले? प्राथमिक क्षेत्र को। प्राथमिक क्षेत्र क्या कर रहे हैं? ये वो क्षेत्र हैं जिसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए, इस क्षेत्र में कृषि संबंधित क्रियाएं, मछली उद्योग, खनिज उत्खनन जिसे हम कहते हैं क्वेरी आदि शामिल किए जाते हैं। ये सभी उपक्षेत्र प्राकृतिक साधनों जैसे भूमि, नदियों, वनों, खानों आदि का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जैसे कृषि क्षेत्र में बच्चों आपको कई बार 20 वर्ड्स के क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, या हमारे यहाँ उद्योगों को जो उत्पादक क्षेत्र हैं उन्हें कितने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट कम टू द द्वितीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? द्वितीय क्षेत्र। इट्स कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होगा? यह वह क्षेत्र है जिसमें उद्यम कच्चे माल को निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। कच्चे माल को कहाँ परिवर्तित करते हैं? निर्मित वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, यानी इसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं, जिसमें उद्यम एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करते हैं। इस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कह सकते हैं। जब हम एक वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कपास से कपड़ा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, इसमें उद्योग, निर्माण, यातायात आदि शामिल किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज तृतीय क्षेत्र। इट्स कॉल्ड टर्शरी सेक्टर। आजकल इसका महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। तृतीय क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेवाओं का उत्पादन करते हैं। किसका उत्पादन करते हैं? सेवाओं का। इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इस क्षेत्र के उद्यम केवल सेवाओं का उत्पादन करते हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि। तो बच्चों कई बार इस तरह के बड़े टॉपिक से कई छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे एग्जाम में, इसलिए आप सभी स्टेप्स पर ध्यान दीजिएगा। जब 20 वर्ड्स में पूछा जाता है तो ये इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है कि आप उत्पादक क्षेत्र से क्या समझते हैं, तो आपको बताना होगा। कई बार इंडिविजुअली पूछा जाता है कि विनिर्माण क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना होगा ना। ये था आपका पहला स्टेप। पहला स्टेप क्या था कि आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज, यानी कि हमें उत्पादक उद्योगों की, उद्योग मतलब उन क्षेत्रों की पहचान करनी है जहाँ ये साधन सेवाएं देते हैं। अब हमारा